हेलो, नमस्ते, प्रणाम बच्चों। कैसे हो आप सब? जी हाँ, हमें उम्मीद है जो आप सब अच्छे ही होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं अंगद सर आपके इस बीटीसी स्टडी चैनल पर लगातार कुछ दिनों से फिजिक्स का काम कर रहा हूं, जहां आप लोगों के लिए हम क्लास 12 के भी फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। जो मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को फिजिक्स का हम दे रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के मकसद से काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। बस हम आपको सब्जेक्टिव दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन करवाते हैं और इसको इस प्रकार से करवाते हैं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल भी बन जाए। इससे आपको पता है थ्योरम फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को थ्योरम याद है तो आप ऐसे ही यूं ही 60% 70% फिजिक्स को कवर कर लिए। और हम जो पढ़ाते हैं तो इसमें हम ये प्रयास करते हैं कि जहां पे कोई डिफाइन कोई पद आ गया उसको हम डिफाइन करके वहां भी तोड़ के उन्हें समझा देते हैं, ताकि अगर कुछ बच्चे इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे फिजिक्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां भी उन्हें फिजिक्स में परेशानी नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से पहले अपना हम तैयारी कर लेते हैं कि आज हम बच्चों को क्या देंगे, आज हम बच्चों को क्या बताएंगे। इसके लिए हम पहले अपना नोट कर लेते हैं, फिर आप लोग ऐसे नोट करते हैं, ऐसे उसको हम सोचते हैं, समझते हैं, रिसर्च करके ऐसे लिखते हैं उनको, ताकि वो बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में काम आ जाए और वो आने वाले अगले जो आप एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सबका देंगे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे, वहां पे आपको साइंस आएगा और साइंस में फिजिक्स का काम वहां पे पड़ेगा ही, तो वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। हम इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। आज जो हम आपका क्लास शुरू करने वाला हूं, आज हम शुरू करेंगे आपके लिए गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये हम इसकी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। हम गारंटी के साथ और वादे के साथ कहते हैं कि अगले साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को अगर नहीं मिला तो इससे रिलेटेड हो सकता है गॉस का प्रमेय व्यंजक ना कहे, गॉस के प्रमेय लिखने के लिए कह दे, लेकिन आएगा। पूरे वादे के साथ हम आपसे कहते हैं कि यहां से क्वेश्चंस आएगा और आप लोग देखिएगा वहां से ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव आएगा यहां से, उससे 2 या 3 भी आ सकता है, पर हम आपसे वादा करते हैं कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले जानने का प्रयास करते हैं ये जो हमारा गॉस का प्रमेय है ये क्या होता है। तो देखिए, एक महान भौतिक वैज्ञानिक था, उनका नाम क्या था? देखिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम था उसका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। गॉस का पूरा नाम ही है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट ये था इनका, कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया, जो है ना, कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया और उसमें से होकर जो है इन्होंने विद्युत आवेश को गुजारा। मतलब हम बोल सकते हैं इसका नियम जो है, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर जो गुजरता है विद्युत क्षेत्र उसको विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वो विद्युत फ्लक्स एवं क्या बोले हम एक बार देख लीजिए, नाम पूरा क्या है इसका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, पूरा नाम है इनका गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और इसका एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए था? देखिए, विद्युत फ्लक्स और इन्होंने विद्युत आवेश, इनका नियम इनके लिए था। पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया। देखिए, कोई बंद पृष्ठ से होकर अगर विद्युत क्षेत्र गुजरता है, विद्युत आवेश मतलब विद्युत क्षेत्र जो बनता है उसके बंद पृष्ठ के अंदर, तो वो जो बनता है वो विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इन्होंने जो आवेश गुजारा था इसमें और उसके कारण जो काल्पनिक पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स बना, इन दोनों के बीच इन्होंने एक नियम देकर समझाया, जो नियम गॉस के प्रमेय कहलाता है। अब इसके नियम में क्या कहता है हम लोग वो जानने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि गॉस का प्रमेय जो है ये किस चीज के लिए सत्य है, मतलब किस चीज के लिए दिया गया, तो विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत आवेश के बीच संबंध बताया गया, इनके लिए नियम दिया गया इनका। और इनका नियम क्या था आइए हम लोग जानते हैं बारीकी से। तो सबसे पहले हम लोग इन बातों को लिख लेना चाहेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। हम लिख लेंगे गॉस का प्रमेय कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण आवेश या विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने
किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, कौन फ्लक्स? तो विद्युत फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बीच क्या किया इन्होंने? इनके बीच जो है इन्होंने एक संबंध दिखाया, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच एक संबंध, क्या? तो संबंध, इनके बीच संबंध बताया, इनके बीच क्या बताया? संबंध बताया, जिसे क्या कहते हैं बताया आप लोग? गॉस का प्रमेय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को ये बातें तो समझ में आ गई होगी, जो अभी बताएं वही आप लोगों को लिख दिए, आप लोग इन्हें नोट करते चले या नहीं तो इसका एक स्क्रीनशॉट रखते चले, ताकि आप लोगों को कभी इन्हें देखने के बाद पुनः सब कुछ याद आ जाए। बच्चों ये देखिए क्या बताया अभी हम कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से, देखिए पृष्ठ होना चाहिए पर बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बीच, अभी जस्ट बताया आपको विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कोई बात नहीं, इसको हम डिफाइन कर देते हैं अभी। तो विद्युत फ्लक्स के बीच नहीं, एक चीज और छूट गया, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच, विद्युत फ्लक्स यहां पे छूट गया एक चीज, विद्युत फ्लक्स एवं, यहां पे होता क्या? विद्युत फ्लक्स एवं आवेश के बीच एक संबंध बताया, इनके बीच जो संबंध बताया यही हमारा गॉस का प्रमेय है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है जो आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। तो आइए पहले देखिए, ये नहीं समझ में आया होगा उतना भी, क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि अभी हमें विद्युत फ्लक्स पता नहीं है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, लेकिन अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, आपको पता होगा। हम इतना गारंटी देते हैं आप लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई वर्ड नहीं छूटेगा जो आप लोगों से नहीं समझ में आए। इसलिए हम प्रयास करते हैं ताकि छोटा से छोटा वर्ड अगर थोड़ा सा भी लगता है कठिन है तो हम वो बताने का प्रयास करेंगे, और अगर आप लोगों को थोड़ा फिर भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में आके कमेंट करें, हम प्रयास करेंगे आपका रिप्लाई देने का और बेहतर करने का। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि विद्युत फ्लक्स जो है ये हमारा क्या है। तो हम लोग जानेंगे अभी विद्युत फ्लक्स, सॉरी ये मार्कर जो है थोड़ा डाउन होता है। चलिए हम लोग जानते हैं पहले क्या, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है। देखिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है, दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहां पे आ सकता है देखने के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में देखने को आ सकता है। तो ये विद्युत फ्लक्स जो है ये है क्या, अभी बताए, बंद पृष्ठ से होकर जो विद्युत आवेश गुजरता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए हम डिफाइन करते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले आवेश के कारण बना विद्युत क्षेत्र, क्या बोले हम? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण या फिर आवेश के कारण जो बना विद्युत क्षेत्र होता है हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर जो आवेश गुजरेगा उस आवेश के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग कहेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या कहेंगे उसे ही हम लोग कहेंगे विद्युत फ्लक्स। जी हाँ, हमें उम्मीद है जो आप लोगों को ये बातें तो समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा सा आ गया है विद्युत फ्लक्स, तो थोड़ा सा विस्तार से ही जान लेते हैं ये विद्युत फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है। तो ये परिभाषा तो हम बोल दिए, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसका जो है कुछ कुंडली निकाल लेते हैं हम लोग कि विद्युत फ्लक्स जो है इसका कुंडली क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसको डिनोट जो करते हैं ना, डिनोट अपना स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा कि स्टार में इसकी इस विद्युत फ्लक्स को इससे डिनोट करते हैं। तो डिनोट करते हैं इसको फाई से, कौन सी से? फाई से। फ्लक्स है फाई से डिनोट करेंगे। पर इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे हम विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, आपको हम
अगले कुछ दिनों के बाद जो चुंबक शुरू करेंगे तो वहां पे चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम किससे डिनोट करेंगे, वो भी फ्लक्स से, ये भी फ्लक्स है, बस ये विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो यहाँ पे हम फाई ई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फाई ई, अर्थात का फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स जो है वो किसका है, मतलब फ्लक्स जो है किसका है, विद्युत का, यानी विद्युत फ्लक्स। अब इससे तो डिनोट किए, अब इसका फॉर्मूला होता है, उससे पहले एक बात और जान ले आप लोग। अभी जो हम बताएं काल्पनिक पृष्ठ से कैसे गुजरेगा विद्युत आवेश, ये देखिए बताए ना अभी जस्ट, ये आवेश गया काल्पनिक पृष्ठ से आगे निकल गया, गया काल्पनिक पृष्ठ से आगे निकल गया, निकल रहा है, इसके अंदर में जो बनता होगा विद्युत आवेश के क्षेत्र, वही होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वो फाई ई जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप लोग बताएं हमें, वो फॉर्मूला होता है ई ए, क्या होता है, ई ए, या नहीं तो इसका एक फॉर्मूला और होता है, जब क्षेत्रफल यानी कि अल्पांश भाग होगा तो वहां पे हम लगाएंगे ई डी ए। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है, इसके लिए हम एक और लिख सकते हैं, फाई ई बराबर, जब थीटा दिया हुआ है, थीटा की उपस्थिति में हम लिख सकते हैं यहां पर ई डी ए कॉस थीटा। इतना बात आप लोग समझ गए। अब इसका एसआई यूनिट निकाल के दिखाते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होगा किससे निकाले, फॉर्मूला से, फॉर्मूला से ही निकलेगा और का। तो फॉर्मूला इसका है ई ए, सब एक है, ई डी ए है, वो भी क्षेत्रफल है, बस अल्पांश क्षेत्रफल है, ये थीटा की उपस्थिति में है और अल्पांश के लिए है, तो इसके लिए लिख सकते हैं इसे। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ई ए। तो ई जो है विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है बताएं आप लोग, याद है, न्यूटन पर कूलम। और ये क्षेत्रफल है, इसका होता है, गुना कर देंगे आगे मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर बट्टा में कूलम गुना मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो एसआई यूनिट है ये किसका है, यही एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर इसका सीजीएस यूनिट लिखे, इसका सीजीएस यूनिट लिखे तो क्या होगा, आप लोग बताएं हमें क्या होगा इसका सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट देखिए, न्यूटन जो है तो इसका डाइन होगा, इससे तो संदेह ही नहीं है, डाइन होगा, डी वाई एन डाइन। मीटर स्क्वायर तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एक कूलम है, इसका होगा ई एस यू। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके प्रमेय को, और फिर हम इसको सत्यापित करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि गॉस के प्रमेय जो है होता क्या है, लिखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इसके प्रमेय के अनुसार जो है क्या होता है, जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत फ्लक्स बनता है, वो विद्युत फ्लक्स जो है ना, उस आवेश के जो आवेश है उसमें उसका कुल का 1/ε0 का गुना होता है। इसको लिखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये जो विद्युत फ्लक्स है यानी कि फाई ई, उसमें उपस्थित जो उपस्थित होता है उसमें आवेश, जो उसमें उपस्थित आवेश होता है, उस आवेश का 1/ε0 का गुना होता है, इतना गुना होता है वो फाई ई। और यही प्रमेय जो है, यही थ्योरम जो है, यही है गॉस का थ्योरम। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ में जो विद्युत फ्लक्स बनता है, वो विद्युत फ्लक्स उसमें जितना भी आवेश होता है, कुल आवेश का 1/ε0 होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं यहां पर कि फाई ई जो है इसमें उपस्थित कुल आवेश का यानी कि क्यू का मतलब गुना ना 1/ε0। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू गुना 1 क्यू/ε0। तो एक के बार में नहीं लिख देंगे, तक क्या करें, क्यू/ε0। ये जो थ्योरम है ना, यही तो है गॉस का प्रमेय, और इसी को हमें सत्यापित करना है, प्रूव करना है अभी।
जो हमें उम्मीद है जहां तक कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। अब जो यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट आया है, आप लोग कहेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम आप लोगों को बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाए थे हम लोग कूलम के नियम में, वहां संपूर्ण रूप से बताई थी एप्सिलॉन नॉट क्या, इनका वैल्यू, इनका सारे इनका विमीय सूत्र सब। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो उन्हें भी जाकर देखें, उन्हें वहां भी आप लोगों को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है। जो भी टॉपिक आया है काफी उस पर चर्चा किए हैं हम, भले मेरा टाइम 5 मिनट बेसी लग जाए और टीचर की तुलना में, पर हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आप लोगों को पूरी डिप में जाकर के बताते हैं, पूरी बताते हैं, ताकि आप लोग कभी भूले नहीं, रटे नहीं, समझे, सिर्फ वही काम करते। हो सकता है कि हमारी बोर्ड थोड़ा चमक जाए, कुछ इश्यू हो इसमें, पर हमारा पूर्णतः प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। एक वीडियो के पीछे हमारा तकरीबन 5 से 7 घंटा का मेहनत होता है। इसमें बहुत सारा सेटअप करना होता है, उसके बाद क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है जो आपको और भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सहूलियत से बन सके, इन तमाम चीजों पर हम ध्यान देते हैं, फिर आप लोगों के लिए हम वीडियो लाते हैं। उम्मीद है जो आप लोग हमारी बातों को समझते होंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ लेना होगा। तो आप लोगों को हम एक बात बता दें, गॉस का प्रमेय जो है ना हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही सत्यापित होती है। तो बंद पृष्ठ एक हम इस प्रकार से हम बना लेंगे, बना लिए कुछ इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ बना लिए। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ऐसे, और इसमें कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं हम। क्या बिंदु ले, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए वो बिंदु जो है हमारा क्या बिंदु ले, तो केंद्र बिंदु का नाम ऐसे ओ ले लेते हैं, केंद्र थोड़ी होगा, ओ ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पी ए ले लीजिए, आर ए ऐसे एम ए पी ए ये कुछ ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर हमारा एक आवेश क्या है, क्यू है। अब हमें इस पृष्ठ पर एक बिंदु पर एक अल्पांश क्षेत्र लेना है, जहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी का काम पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी काम पड़ेगा हमें। तो वहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हम छोटा सा क्षेत्र काट लेते हैं, यहाँ पर जहां से हम गॉसियन पृष्ठ की काम करेंगे। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, इसको भी यहां से इस प्रकार से मिला देते हैं। ये अल्पांश क्षेत्र हम लोग काट लिए। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिविमीय आकृति मिल रही है। तो इस त्रिविमीय आकृति के कारण जो केंद्र पर कोण बनता है, यहाँ जो कोण बना है आवेश के पास, इस कोण को हम घनीय कोण कहते हैं, और घनीय कोण को ओमेगा से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओमेगा नहीं होगा, एक अल्पांश कोण बन रहा है, बहुत छोटा कोण बन रहा है। इस कारण से इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको जो है ना, यहाँ पे ऐसे ये पृष्ठ हो गया हमारा, इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। यहाँ जो कोण बना, एक बहुत छोटा कोण बन रहा है, इसलिए छोटा कोण के लिए हम लगाते हैं डी, आगे लगाते हैं ओमेगा। मान लीजिए यहां से वहां तक दूरी, यहाँ जो पी बिंदु है, यहां तक की दूरी को मान लेते हैं क्या है, यहां तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं आर है। अब देखिए यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा हमारा, वो वेक्टर ई होगा, और उसके बाद यहाँ पे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होगा वो फाई ई होगा। ये हमें बात ध्यान रखना है। अब जो थ्योरम हमारा बनेगा वो इसी से बनेगा। अब देखने का प्रयास कीजिए आप लोग, ये क्या हम किए हैं, एक गॉसियन पृष्ठ लिए, गॉसियन पृष्ठ लेने के बाद इसमें कोई एक बिंदु ओ लिए, ओ पर हम एक आवेश रखे प्लस क्यू आवेश, और इस आवेश से आर दूरी पर एक पी बिंदु है, जहां से हमें गॉसियन पृष्ठ के लिए एक व्यंजक का काम करना है, निकालना है। वो पी बिंदु पर हम पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर केंद्र बिंदु पर ओ घनीय कोण निकालेंगे। ये तीन ही काम करेंगे, हम बेसी नहीं करेंगे। इन तीन को ही काम करके ही हम इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे कि फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है या फिर नहीं होता है। पर उससे पहले हमें इसका जो है भाषा लिखना होगा। जो बात अभी बताएं आप लोगों को, उतना कुछ आपको लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे भाषा में, यहां पर लिखेंगे माना कि यहां जो मान लेते हैं एस पृष्ठ जो है हमारा, यहां पे एक बंद पृष्ठ जो है वो एस के अंदर वो एक बिंदु है, जो बंद पृष्ठ है हमारा एस, हम लिख लेंगे माना कि बंद पृष्ठ एस के अंदर वो एक बिंदु है। क्या है, बिंदु है जहां प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश जो है ना स्थित है।
स्थित है। यहां से r दूरी पर P एक बिंदु है। हमें इतना काम कर लेना है, इतना कुछ लिख लेना है कि यहां से r दूरी पर जो है P एक बिंदु है। अब देखिए हम प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। इतना भाषा आपको लिख लेना है। और भी लिखना चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो घनकोण बन रहा है वो हमारा डी ओमेगा है, और वहां पर बिंदु P पर जो है हमें क्या क्या देखना है, फाई देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। चलिए पहले जो है इन्हें साफ कर लेते हैं ताकि देखने में ठीक लगे हमें। इसे ध्यान रखना है, जो हम प्रूव कर रहे हैं, हम गॉस नियम को प्रूव कर रहे हैं ना, गॉस थ्योरम को ना। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम कहता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा यहाँ पे हम राइट साइड में पूरा लिख देते हैं इसको, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब जो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे मान लेते हैं हम E। क्या होगा, क्या बताए थे, क्या प्रूव, इससे पिछले लेक्चर में आप लोग जाके देखिए, वहां पे क्या प्रूव किए थे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये प्रूव किए थे। क्यू हमारा प्लस क्यू ही है इसलिए हम क्यू लिख दिए, आर हमारा दूरी जो है आर ही है, आर स्क्वायर हो गया। इससे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसमें हमें कोई सोचने की और समझने की बात नहीं, सीधे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब एक चीज निकला, हम तीन चीज पे काम करेंगे। एक हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके लिए, एक हमारा जो घन कोण डी ओमेगा बन रहा है उसके लिए, और एक वो हमारा फाई ई जो है उसके लिए। हम इन तीन चीजों के लिए काम करेंगे, तो इन तीन चीजों को आप लोग देखते चले। अब इसके बाद जो हम लोग काम करने वाले हैं वो यहां पर देखिए यहां भी कौन बनेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं, इसको जो है ना हम क्या मान लेंगे, इसको डीए मान लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल को। तो देखिए ये डीए से जो गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, देखिए ये विद्युत फ्लक्स जो यहाँ पे गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है यहाँ पर, इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम उसे पहले लिख लेंगे कि डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तब डीए द्वारा केंद्र ओ पर जो अंतरित कोण है वो क्या होगा, लिख लेंगे यहाँ पे डीए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, तो डीए द्वारा अंतरित किया गया कोण, तो डीए द्वारा अंतरित कोण। अब देखिए डीए के कारण अंतरित कोण यहां पे बना है यहां पर, तो ये अंतरित कोण इसको हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। थीटा नहीं दिया हुआ है तो डी ए बटे आर स्क्वायर होगा, थीटा दिया हुआ है तो डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। और इसे मान लेना इक्वेशन सेकेंड। देखिए दो चीज हो गया, अब एक क्यों चीज बाकी है, और वो क्या बाकी है, इस डीए से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो तीन चीज निकाल लेंगे, तब उसी को तोड़ फोड़ के हम बहुत कुछ कर लेंगे, उसी से बना लेंगे थ्योरम। तो हम लिखेंगे यहां पे अब डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कौन चीज, विद्युत फ्लक्स। तो इसको किससे डिनोट किए थे अभी, फाई से। ये क्या होता है को बताएं हमें, क्या होता है कमेंट करें आप लोग कि डी फाई ई यानी कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम आपको बता दें इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताएं ई डी ए कोस थीटा। सही है, सही है, ई डी ए कोस थीटा होता है, पर ई ए भी होता है, अल्पांश क्षेत्र है तो ई डी ए ले लेते हैं। ऐसे देखिए वेक्टर ई डॉट डी ए अल्पांश क्षेत्र ही है तो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे, तो ये होता है, ठीक है ऐसा होता है। पर आप लोगों को एक फॉर्मूला और भी पता होगा, को क्या फॉर्मूला, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला वो होता है ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे हमें कर लेना है, तो इसे इसके राइट साइड में लिखना है। वैसे समझाने के लिए हम आपको लिख दिए,
तो देखिए फाई ई के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ये ई वेक्टर में है और डी ए है, तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेना है। अब जो हमें करना है वो सब के सब इसी में करना है हमें। ये जो इक्वेशन थर्ड निकल के आया है फाई ई का मान ई डी ए कॉस थीटा, अब यहाँ पे सारा खेल है। अब देखिए यहाँ पर ई जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी जस्ट निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में इस समीकरण 1 के मान को फटाक से रख देंगे। चलिए इसको पहले हम क्लीन करते हैं और इसके बाद इसके मान को रखते हैं और फिर हम इस थ्योरम को सीधा प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होगा यहाँ पर कि समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं, या ऐसे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन किसमें रखना है, इन इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 का मान जो है, जो ई आया हुआ है, ई बराबर जो आया हुआ है उसके मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, लेकिन इसमें रखेंगे उसको तो पहले लिखेंगे। इसको लिख लेते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर नहीं है, क्या बात करते, डी फाई ई नहीं, डी फाई ई लगा सकते हैं, फाई ई लगाएं ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अल्पांश क्षेत्र है, तो अल्पांश क्षेत्र के लिए अगर हम डी लगाएं तो काफी बेहतर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी फाई ई बराबर क्या था अभी, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां से ई का मान हमें पुट करना था यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ई के मान को यहाँ पे लिख देंगे, डी फाई ई बराबर क्या था, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमारा ई का मान था समीकरण 1 में, हम इसे रख दिए। अब जो इसके बाद करना है, जो है लिखा हुआ इसे लिख देना है। क्या बाकी है, तो बाकी है डी ए कॉस थीटा। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें समझ में आ गई होगी। अब जो कुछ भी करना है इसमें ही करना है, जो कुछ भी होगा इसमें ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समाकलन कर देंगे, हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, सबसे पहले कि दोनों तरफ समाकलन करने पर कर देते हैं समाकलन दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ हम लोग समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो समाकलन करने पे इस प्रकार से समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे डी फाई ई। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है क्लास 12th में भी और डिफरेंशिएशन का भी है 11th में भी है। तो इस पे काफी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 40 से 45 मार्क्स का मैथ में आता है और वो आपका फिजिक्स में भी काम आता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए जो क्लास 12th और 11th बेस पे जो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चैप्टर है और वेक्टर चैप्टर है, ये आपको इस चैनल के माध्यम से देने का काम करूं, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों को फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। इसलिए जल्द ही आप लोगों को हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए वीडियो इस चैनल के माध्यम से देने का काम करेंगे। चलिए फिलहाल इसको अभी देखते हैं, इसमें भी लगाते हैं इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटे आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या निकलेगा, डी बाहर मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये डी हट जाता है यहाँ से, तो क्या होगा फाई, क्यों हटता है इन सब के बारे में आप लोगों को जब मैथ्स बताएंगे तो वहां पे देख लेना है। वैसे डी इंटीग्रेशन करते तो वहां पे डी लग ही जाता है और ये डी तो उसका था तो ये हट जाएगा स्वतः ही। और इसका ये देखिए इसमें कांस्टेंट है बहुत कुछ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान है, के का मान है, के कांस्टेंट है, ये है, इसको बाहर करेंगे 1/4। उसके बाद आवेश भी, ये क्यू भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर करते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये चीजें हमें अभी प्राप्त है। अब इसको बनाते हैं। अब जो यहाँ पे बनेगा ये क्या बनेगा, फाई ई बराबर यहाँ जो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसे नहीं भगाना, इसे रहने देना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान है डी ए कॉस थीटा जो है, ये किसका मान है, अभी जस्ट हम आप लोगों को इसका घन्य कोण निकाले थे, डी ओमेगा बराबर क्या निकाले थे अभी जस्ट कुछ देर पहले समीकरण 2 में, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, तो ये डी ए कॉस थीटा जो है बटे में आर स्क्वायर। तो बताइए इसके बदले में हम कितना लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा।
इसके बदले में हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो इंटीग्रेशन में हम लिख लेंगे यहाँ पे डी ओमेगा, क्योंकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर ये डी ओमेगा का यानी कि घनकोण का फॉर्मूला है। अब उसके बाद अब देखिए डी ओमेगा का वैल्यू होता है, जो डी ओमेगा है उसका इंटीग्रेशन अगर है तो उसका वैल्यू होता है 4 पाई। क्या होता है इसका वैल्यू? 4 पाई होता है। इन तमाम बातों को नोट करते जाना है आप लोगों को और इसे स्मरण रखना है, या नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट रखते चलना है आप लोगों को। तो ये जो यहाँ पे डी ओमेगा है इसका वैल्यू कितना? 4 पाई। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू होता है 4 पाई। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 4 पाई। हो गया। अब क्या होगा? यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, हमारा क्या बचा? यहां पर क्या बचा हमारा? तो फाई ई बराबर ऊपर में क्यू बचा और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट बचा। ये हमारा इस प्रकार से फाई ई बराबर क्यू बट्टे ई नॉट प्रूव होकर के आ चुका है। हमें उम्मीद है जो आप लोगों को इतना बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो, थोड़ा भी डाउट है अभी भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई देने का। और अगर उससे आप नहीं समझते हैं तो हम अगली वीडियोज में आकर के बेसिक में थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट का समय लेकर के आप लोगों को बता देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। इस थ्योरम को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इन्हें शेयर करें, दूर दूर तक शेयर करें, क्योंकि क्लास 10th नहीं 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इस थ्योरम में हम जितना भी कुछ बताए हैं अभी शुरू से अंत तक, इन तमाम चीजों में आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी हम क्लियर कराए हैं। अगर गॉस थ्योरम से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो इतना उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आया है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ आपका बहुत सारा परिभाषा जैसे घनकोण हो गया, उसके बाद घनकोण के बारे में और बता देते हैं आप लोगों को। जो त्रिविमीय आकृति के कारण जो कोण बनता है केंद्र पर उसको घनकोण कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। और एक बात और, जो गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय जिस पृष्ठ पर सत्यापित होती है, जिस बंद पृष्ठ पर सत्यापित होती है, उस पृष्ठ को हम लोग जो है क्या कहते हैं? उस पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है कि गॉस के प्रमेय को जिस पृष्ठ पर सत्यापित की जाती है उस पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पर एक बातें और भी आता है हमारा कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होता है तो उस समय में जो है बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा 0 होता है। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारे परिभाषा को, बहुत सारे थ्योरम मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव्स को हम क्लियर करवा दिए। खत्म करेंगे आज क्लास। मिलेंगे आपसे फिर दोबारा अगले वीडियोज में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।